नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लातेहार से, जहां पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर लातेहार से दिखा रहे हैं। यहां नक्सलियों की ओर से छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ दूसरे सामान भी जब्त किए गए। बालूमाथ इलाके से पुलिस को यह सफलता मिली। जो हथियार बरामद किए गए उनमें रॉकेट लॉन्चर भी है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। अब भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर नक्सलियों के पास कैसे पहुंचा, इसका जवाब पुलिस खोज रही है। इसी के साथ 8000 से अधिक कारतूस भी जब्त किए गए और इसके साथ ही पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर में प्रयोग होने वाले बारूद के साथ भी कुछ और हथियार, वॉकी टॉकी और दूसरे सामान भी बरामद किए। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm HE ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूँकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। और लोहरदगा में सड़क हादसे में घायल युवक को सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने रांची रेफर कर दिया, लेकिन 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर संतोष पासवान ने जनता हॉस्पिटल के कमीशन के लालच में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल के कर्मियों ने परिजनों से 30,000 रुपए भी इलाज के नाम पर लिए। इसके बाद भी डॉक्टर देखने तक नहीं आए। ऐसे में इलाज के अभाव में युवक की मौत हो गई। अब परिजनों ने जनता हॉस्पिटल और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। लोहरदगा वाला रेफर किया रांची के लिए, रिम्स के लिए। उसके बाद में रांची रिम्स नहीं लेके अब हम लोग को दलाल के पास जो ये जनता हॉस्पिटल है उसमें लेके फंसा दिया। फंसाने के बाद में बोला कि यहाँ पर जो रांची में नहीं होता है ट्रीटमेंट, तो यहाँ होगा। अब तो जांच का विषय है और जांच हम लोग शुरू भी कर दिए हैं और अगर संलिप्तता है तब तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बट अदरवाइज अगर भोला भला लोगों को अगर हला फुसला करके और जब आप अपने यहाँ ले जाते हैं और उसकी इलाज समुचित नहीं कर पाते हैं और आपकी गलती से अगर मरीज मर जाता है तो ये क्लियर कट, ये तो आपके ऊपर हत्या का मामला बनता है। और खबरों में बढ़ते आगे, साहेबगंज टेंडर घोटाला मामले में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई। झारखंड के बेहद चर्चित आईएएस अधिकारी रहे चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। वहीं पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में रांची स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। कश्यप से 25 मार्च को साहिबगंज से कोलकाता के लिए मनिहारी के बीच डूबे माल वाहक जहाज के बारे में पूछताछ जारी है, जिसमें 14 ट्रक डूब गए थे। आपको बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चंद्रमोहन कश्यप को प्रोन्नति मिली थी। अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शंकर आनंद। झारखंड स्थित साहेबगंज टेंडर घोटाला मामले में आज एक आईएएस अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। आईएएस अधिकारी का नाम चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप है और इससे जो पूछताछ हो रही है, दरअसल इस साहेबगंज टेंडर घोटाला मामले में जो मुख्य आरोपी के तौर पर जिस तरह से पंकज मिश्रा का नाम सामने आया था, तो पंकज मिश्रा से जुड़े मामले की पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से इस मामले में आईएएस अधिकारी की अगर बात करें, हालांकि 30 जून को वो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से साहेबगंज इलाके में इसी साल 25 मार्च के लगभग में एक वहां पर एक पानी का जहाज जो है वो डूब गया था और उस पानी के जहाज पर तकरीबन 14 से 15 ट्रक भी लोड था और उस ट्रक में काफ़ी जो कहा जा सकता है अवैध तौर पर पत्थर और कंक्रीट जो है वो थे। और इस मामले में समझा जा रहा है कि वो अवैध तौर पर उसे कोलकाता लेके जा रहे थे। लेकिन किस तरह से वहाँ पे अवैध तौर पर खनन होता था, किस तरह से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब ईडी की टीम उसको भी खंगालेगी और जानने का प्रयास करेगी कि किस तरह से इस मामले में करोड़ रुपए के टेंडर को मैनेज किया जाता था, किस तरह से पैसों का लेन देन होता था। लिहाजा इस मामले में कई लोगों की भूमिका वो सामने आ रही है और अगर इस आईएएस अधिकारी की अगर बात करें तो इनसे उन तमाम मामलों की विस्तार से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ हालांकि रांची स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहाँ पे किया जा रहा है
और जिस तरह से एक समझा जा सकता है कि इसे फिलहाल आरोपी के तौर पे नहीं बल्कि एक गवाह के तौर पर उस अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर उस अधिकारी के खिलाफ भी अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में अभी पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसी मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और देखिए, कोरोना काल में परिवहन विभाग की ओर से बसों की टैक्स माफी का झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन ने स्वागत किया। परिवहन विभाग की ओर से राजधानी समेत राज्य भर के स्कूल बसों को 308 दिनों का कोरोना काल का टैक्स माफ किया गया, जबकि सामान्य बसें जो यात्री वाहन के तौर पर चलती हैं उनका 37 दिनों का टैक्स माफ किया गया। झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि समस्या उन बसों के सामने ज्यादा है जिनकी खरीद 2019 के बाद की गई, उनका परमिट अब तक जारी नहीं किया गया। उन्होंने ऐसी तमाम बसों का परमिट जारी नहीं करने की मांग राज्य सरकार से की है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे राज्य सरकार को कि कुछ राहत तो जरूर मिला है। स्कूल बसें जो है उनको तो भारी राहत है। 308 दिनों का टैक्स अभी एक्सटेंशन भी कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। जो जमा किए हुए थे और जो नहीं जमा किए हुए थे उनका फाइन माफ़ करते हुए 308 दिन का टैक्स माफ़ किया गया है। रह गया जनरल बसों का, तो जनरल बस में केवल 37 डेज का ही माफ़ी मिला है, बहुत राहत मिला है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ियाँ, उनको भी टैक्स माफ़ हो जाना चाहिए। और दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने दिगदी गांव के ग्रामीणों ने मुलाकात की। ग्रामीणों ने प्राचार्य से नौकरी देने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कॉलेज के बने 4 साल हो गए, कॉलेज में बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों को कॉलेज में कोई नौकरी अब तक नहीं दी गई। नौकरी नहीं मिलने से ग्रामीणों की अधिक स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकताएं दी जाए। हम लोग मेडिकल कॉलेज आए हैं। मेडिकल कॉलेज मेरे गांव में स्थित है, तो हम लोग का गांव का आदमी इस मेडिकल कॉलेज में एक भी नौकरी में नहीं है। हम लोग का मांग है इस मेडिकल कॉलेज में भी जो स्थानीय जो सरकार कानून बनाया है स्थानीय के नाम पर, तो हम लोग का गांव का भी आदमी यहाँ नौकरी में होना चाहिए। कॉलेज आए हम लोग अपने जॉब के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी दिघी व ग्रामवासियों के लिए एक ही कहना है कि ये दिघी में स्थित है, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे सभी बाहर से आए हुए हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की बिक्री पर रोक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। राजधानी रांची में हर दिन चोरी छिपे नदियों से बालू का उठाव का शहर में बेचा जा रहा है। हर दिन राजधानी में हाईवा और ट्रैक्टर जगह जगह पर बालू बेचने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने जब अपने कैमरे पर बालू की बिक्री के इस खेल को कवर करने की कोशिश की तो धंधेबाज सीधे भाग खड़े हुए, लेकिन हमारी टीम ने उन्हें भी रोककर सारी हकीकत को सामने लाने की कोशिश की। देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज्य भर में बालू की बिक्री पर रोक है, साथ ही नदियों से जो बालू का उठाव किया जा रहा है वहां पूरी तरीके से अभी रोक लगा दी गई है। बावजूद राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की बिक्री चोरी छिपे की जा रही है। हम इससे मौजूद है राजधानी रांची के रिंग रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरी छिपे बालू बेचा जा रहा है राजधानी में। हम बात करेंगे, कहाँ से लाते हैं? उधर तोरपा तरफ से। तोरपा। हाँ। ये कैसे रेट चल रहा है अभी बालू का? 4-4.5 हजार। हाँ। यहाँ पर। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि आपको ये जानकारी है कि अभी नदी से बालू का उठाव नहीं किया जा रहा है। अच्छा ठीक। मालूम है? मालूम तो हम लोग को नहीं, आज ये कल हम लोग आए हैं तो काम करने। अच्छा, जहाँ से बालू उठाव करते हैं वहाँ कोई रोकता है आप लोग को? नहीं। हाँ? नहीं। कोई पैसा लेता है? नहीं लेता। हाँ? नहीं लेता है। नहीं लेता है? नहीं। बालू का जहाँ से उठाव करते हैं खुलेआम आपके जैसा और भी लोग बालू उठाता होगा? हाँ उठाता होगा। उठाता है। तो तुरपा बता रहे हैं क्या? तुरपा खूंटी के साइड में? हाँ। तो वहाँ किस नदी से बालू उठा रहे हैं? नदी तो नहीं मालूम है, केवल तोरपा बताता है। हाँ। तो आप जिससे बालू उठाते हैं रास्ता में कहीं रोकता नहीं आप लोगों को? हम लोग को तो बड़ा गाड़ी ला देता है, तो हाईवा सब ला देता है, उसको हम लोग करते हैं। नहीं, कोई थाना में कोई जिस थाना क्षेत्र से गुजरते हैं हाईवा वाला न जानेगा, हम लोग थोड़ी जानते हैं। अच्छा, आप रांची में बेचते हैं तो कोई रोकता है आपको? हाँ कभी रोकता है। रोकता है? हाँ। थाना वाला? हाँ। तो क्या करते हैं फिर?
लेता है फाइन। फाइन लेता है? हाँ, कितना पैसा लेता है? पता नहीं, उसको तो मालिक के लोग जानेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बालू किस तरीके से यहाँ बेचा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि खूंटी के तुरपा से ये बालू लाया जा रहा है। हम कहेंगे कि बालू को आप दिखाइए कि यहाँ पर खूंटी के तुरपा से बालू ला के राजधानी रांची में बेचा जा रहा है। कहते हैं कि जहाँ से बालू का उठाव किया जा रहा है वहाँ इन्हें रोका नहीं जाता, लेकिन जैसे ही राजधानी में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जिन थाना क्षेत्र से गुजरते हैं वहाँ जरूर रोका जाता है, पैसे लिए जाते हैं। लेकिन खुलेआम राजधानी रांची में बालू बेचा जा रहा है, लोग परेशान हैं। कहा जा रहा है कि एनजीटी की ओर से मानसून के महीने में नदियों से बालू के उठाव पर रोक होता है, लेकिन सच्चाई क्या है आप देख सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और लाख कोशिश के बाद भी झारखंड में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। सिमडेगा में मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म और नाम रखकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। गर्भवती होने के और बच्चे होने के जन्म देने के बाद पूरी हकीकत का पता चला, लेकिन लोक लाज के भय से वो 2 बच्चे के बाप के साथ रहने को मंजूर नहीं हुई और मजबूर भी हुई। इसके बाद आरोपी ने उसकी नाबालिग बहन को भी हवस का शिकार बनाया, साथ ही उसकी तस्वीर भी खींच ली और जिसके सहारे उसे ब्लैकमेल करता रहा। परेशान छोटी बहन ने जब बड़ी बहन को इसकी जानकारी दी तो इसकी शिकायत थाने में करने की कोशिश की गई, लेकिन सिमडेगा थाने में केस दर्ज करने से इनकार करते हुए उसे महिला थाने भेज दिया गया, लेकिन वहां भी लीपापोती की कोशिश की गई। पीड़ित ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। हमको हिंदू बन के बात करता था, फिर हमको बोला लेके आया। फिर बाद में हम प्रेग्नेंट हो गए, तब हमको पता चला वो मतलब मुसलमान है। उसके बाद हमको जैसे करके मेरा गांव वाला भी साथ में दिया हमको, और अभी मेरा बहन के साथ, अपनी सगी बहन के साथ भी वैसे किया। 1 साल तक उसको ब्लैकमेल कर रहा था, हमको नहीं पता था। फिलहाल हमको पता चला कि वो सब किया है। मेरी बहन खुद हमको बताई, तब हम उसका विरोध किए तो हमको मारा। इस वक्त मौजूद हैं महिला थाना के सामने। इसी थाना परिसर पर सिमडेगा थाना भी अवस्थित है। कल एक मामला आया था जिसमें लव जिहाद का मामला सामने आया था और युवती ने पूरा खुलकर बताया जिस महिला के साथ घटना घटी, जो लिव इन में रह रही थी एक मुस्लिम युवक के साथ। उसकी छोटी बहन 12 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी दुष्कर्म का काम किया उसके पति ने। उसके बाद युवती रोते हुए बताई कि मेरी बहन के साथ भी गलत कर दिया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अब उसके साथ नहीं रहेंगे। चूँकि उसका एक बच्चा हो गया था, उसके बाद उसे पता चला था कि लड़का मुस्लिम है। चूँकि शुरुआत में उसने बताया था कि वो हिंदू है और लड़की बोलबा प्रखंड की रहने वाली थी, और उसके बाद उसके साथ 6 साल से रह रही थी। अब उसकी छोटी बहन के साथ जब घटना घटी तो थाना पहुंची। जब महिला थाना आई, इस थाना पर आई, तो इस थाना पर जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि काम का लोड है, आप पुरुष थाने पर चले जाइए, मामला वहां दर्ज कराइए। जब वहां पर गई युवती तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं वो बोले कि महिला थाना से रिलेटेड ये मामला है, महिला थाना में ही मामला दर्ज होगा। उसके बाद वो युवती यहाँ आई, एक महिला पदाधिकारी के पास अपना सारा बयान दर्ज कराई। उसके बाद उस युवती को लेकर महिला थानेदार लेकर मतरा मेटा गई, जिस गांव में उस युवक का घर है, और वहाँ पर रेड मारी, युवक नहीं मिला। उसके बाद जब वहाँ से लौटी, उसके बाद ऐसा क्या परिस्थिति बना कि युवती बाद में इनकार करने लगी कि हम FIR नहीं करेंगे। जब रेड हो गया, जब वो युवक नहीं मिला, जब थाना आई, उसके बाद FIR नहीं होने की बात सामने आ रही है। अरे मामला लीपापोती का है, सीधा सीधे जो महिला थानेदार है वो लीपापोती कर रही है। और इस तरह से अगर कोई पीड़िता आती है और खुलकर पहले बयान देती है, कैमरे पर बयान देती है, सारी बात को बताती है, उसके बाद मामला दर्ज नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये महिला थानेदार यहाँ पर भय पैदा कर रही है और महिला को न्याय की जगह भय पैदा करके गुमराह कर रही है और मामला दर्ज नहीं हो रहा है। अब आने वाला समय बताएगा, चूँकि रात में महिला को रखा गया है, जो सहयोग विलेज है उस पर रखा गया है, उस 12 वर्षीय बच्ची को भी रखा गया है ताकि आगे कुछ कार्रवाई हो सके। पर अभी तक FIR नहीं हुआ है, जो संदेह के घेरे में है महिला थानेदार। और क्यों यहाँ पर FIR नहीं हुआ, जब रेड मार चुकी थी उसके बाद भी FIR अब नहीं हुआ बताया जा रहा है। ये बहुत ही सनसनीखेज मामला है, इस पर गहराई से जांच होनी चाहिए, तब जाकर पता चलेगा कि ये मामला कितना गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 भी कई सवाल पूछता है, कई सवाल भी इस पूरे मामले पर उठ रहे हैं। सवाल है कि थाना प्रभारी ने मामले को दर्ज क्यों नहीं किया,
ये अहम सवाल है कि आखिर मामले को दर्ज क्यों नहीं किया जाता है। महिला थाने जाने का दबाव ही यहाँ पर क्यों बनाया गया? क्या उन्हें ये केस दर्ज नहीं करना चाहिए? महिला थानेदार पर लीपापोती के आरोप क्यों उठ रहे हैं? आखिर महिला थाना क्यों बना है? और भी कई सवाल है कि किसके दबाव में एफआईआर से मुकरी है पीड़ित। अब इस पे भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। खुलासे के बाद भी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित को इंसाफ कब तक मिलेगा? ये काफी अहम सवाल है।